हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रतियोगी परीक्षा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 जो अभी रिसेंटली टेबल किया गया था संसद में। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था 31 जनवरी को। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और ये मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करता है जब इसको पेश किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो इकोनॉमी की हेल्थ है, जो लास्ट ईयर 2021 और 22 का जो टर्म रहा है उसमें जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, जो जीडीपी रही है और जो भी हमारा डेफिसिट रहा है और बजट में हमने जो रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर, और उसके हिसाब से जो जो भी हमारे रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं प्रोजेक्ट्स में, तो उन सब की जो इकोनॉमी हेल्थ ऑफ इकोनॉमी की जो है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप सबका स्वागत करता हूँ प्रतियोगी परीक्षा में। दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, हम उसके जितने भी हाइलाइट्स हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे, वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो दोस्तों बजट के एक दिन पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसका मतलब है कि अगर 1 फरवरी को हमारा बजट आता है तो 31 जनवरी को ये रिप्रेजेंट किया जाता है हर साल। दोस्तों, ये हमारे जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 2021 और 22 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो अनुमान लगाया गया है, जो हमारा आने वाला जो वित्त वर्ष रहेगा 2022 या 2023 के लिए, उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था का अनुमान है और जो जीडीपी का अनुमान है दोस्तों, तो वो 8 से 8.5 रहने का अनुमान है। दोस्तों, अगर बात करें हम चालू वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष मतलब जो हमारा 2021 और 22 का जो टर्म रहा है, उसमें जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी फीसदी रही दोस्तों, तो वो रही हमारी 9.2%। और दोस्तों, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, जो हमारा भंडार है मुद्रा, जो विदेशों में रिजर्व है हमारे, वो दोस्तों उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वो कितनी बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों, तो ये दोस्तों 630 अरब डॉलर से ऊपर की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। दोस्तों, अगर बात करें कि 2014 की तुलना में देश में जो खादी की बिक्री है वो कितने गुना बढ़ गई है दोस्तों, वो 3 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, 2021 में पिछली आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के लिए 11% आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स दी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो दोस्तों हमारी जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो ऑल ओवर टर्म रहा है हमारा एक साल का, तो उसमें जो भी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई है और ग्रोथ हुई है जीडीपी के टर्म में, तो दोस्तों उसको ये रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठता हुआ कि मतलब इसको बनाता कौन है, जो इकोनॉमिक सर्वे तो उसको तैयार कौन करता है। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे है इज़ प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो दोस्तों, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनके द्वारा ये बनाया जाता है। लेकिन इस साल क्योंकि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे इनका टर्म ख़त्म हो चुका था, तो उस समय ये पोस्ट वैकेंट थी। तो दोस्तों, दिस टाइम द रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो दोस्तों, इस बारी ये क्वेश्चन छपेगा पेपर में, आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बारी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो ड्राफ्ट किया गया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र। इनका क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है संजीव सान्याल। तो दोस्तों, नाम याद रखना है, संजीव सान्याल छपेगा पेपर में। दोस्तों, हम भी जब भी पिछले जो सर्वे देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे, तो दोस्तों वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आता है। तो दोस्तों, इस बारी सिर्फ इसकी एक ही वॉल्यूम रिप्रेजेंट की गई है, वो है दोस्तों वॉल्यूम 2। केवल वॉल्यूम 2 ही इस बारी इकोनॉमिक सर्वे की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट की गई है। दोस्तों, अगर बात करें जो हमारा देश में पहली बारी इकोनॉमिक सर्वे कब रिप्रेजेंट किया गया था, तो दोस्तों ये 1950 और 51 में पेश किया गया था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली बारी जो हमारा सर्वे रिप्रेजेंट किया गया था वो 1950 और 51 में पेश किया गया था। दोस्तों, साल 1964 तक इसको केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। दोस्तों, 1964 तक इसको हम बजट के साथ ही पेश करते थे, मतलब सेम डे पे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता था, उसके बाद बजट को पेश किया जाता था। लेकिन 1964 में इसको बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो दोस्तों, बात करें इस साल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसकी थीम क्या रही है, तो दोस्तों उसकी थीम थी एजाइल अप्रोच।
तो दोस्तों नोट करना, इसकी जो थीम है इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम है वो है एजाइल अप्रोच। दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या होता है दोस्तों, एक तरह का एनुअल डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बजट के एक दिन पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों जो जीडीपी फॉरकास्ट की गई है 2022 और 23 के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दोस्तों अब इसमें दो पॉइंट ज़रूरी आपने याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो जीडीपी रिप्रेजेंट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है कितनी कितनी है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जीडीपी फॉरकास्ट की गई है 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है दोस्तों 8.7%। और जो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है जीडीपी हमारी कितनी रहनी है 2022 और 23 के लिए, वो दोस्तों 7.5 रहनी है। तो दोस्तों दोनों ही लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर दीजिए। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड कितनी की गई है दोस्तों 2021-22 में, तो दोस्तों ये है 3.9%। और दोस्तों जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर में, ऑन गोइंग मतलब कि जो हमारा 2021 और 22 है उसमें जो एस्टिमेट की गई थी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों वो कितनी है 8.2%। तो दोस्तों जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये डेटा एग्ज़ाम में ये सेम टू सेम छपेगा दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। द जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन 2020 और 21। दोस्तों जो हमारा पिछला था टर्म 2020-21 में उसमें जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी, मतलब हमारा जीडीपी माइनस में चल रहा था, -7.3 में। तो दोस्तों जो इस बारी है, इस बारी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो हमारी ग्रोथ रहनी थी वो रहनी थी दोस्तों 9.2%। और जो हमारा एनुअल टर्म के लिए उसके लिए है दोस्तों 8.5% से बीच में रहनी है दोस्तों। दोस्तों इस बारी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो 3 मेजर कंसर्न उठाए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो है महंगाई, इन्फ्लेशन। दोस्तों महंगाई ये मतलब हमारा इंडिया का ही मुद्दा नहीं है, एक वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि ग्लोबली जो महंगाई है वो बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है और बाकी चीज़ें भी बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर हम कंज्यूमर के एस्पेक्ट से बात करें तो जो हमारा दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो डबल डिजिट में पड़ गया है। तो दोस्तों क्योंकि जो तुम्हारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तो दोस्तों सेम है, वो कम हो रहा है, वो 4% के आसपास है, पर जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है दोस्तों वो बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों क्या करेगा, हमारी जो लॉन्ग टर्म महंगाई है उस पर इफेक्ट डालेगा, तो उसको एकदम से महंगाई को ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों तो दूसरा जो मेजर कंसर्न उठाया गया है वो है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितनी बेरोज़गारी है हमारे देश में। जैसे आप अभी आरआरबी का एग्जांपल ले सकते हो, तो जिसमें कि 354 जो मतलब हमारे एस्पिरेंट्स है वो एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें से 353 लोग बेरोज़गार रहने हैं। तो दोस्तों तो आप सोच सकते हो कि क्या आलम है बेरोज़गारी का इस देश में। तो दोस्तों इसका भी एक मेजर कंसर्न उठाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंडर। दूसरा है दोस्तों डिमांड जनरेशन। तो दोस्तों जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, गुड्स हैं, उनको लेके जो डिमांड्स है वो बहुत कम है, तो उसको जनरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, उसको क्या क्या जनरेशन के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, तो ये भी एक मेजर कंसर्न इस जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है इसमें उठाया गया है। तो दोस्तों एक जो ओवरव्यू है तो आप देख सकते हैं जो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों हमारा 2020-21 में 7.7 माइनस में है दोस्तों। और दोस्तों जो 21-22 में है दोस्तों 11% के आसपास है, 11.0 है। दोस्तों जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दोस्तों बढ़कर कितना हो गया है 586.1 बिलियन डॉलर है दोस्तों, ये यूएस डॉलर में है दोस्तों। उसी तरह से जो हमारा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो कितना है दोस्तों है 3.4। दोस्तों अगर हम बात करें जिसमें पहले भी बात की थी हमारे पास जो WPI और CPI, तो दोस्तों जो होल प्राइस इंडेक्स है दोस्तों इसका जो मैंने पहले बात की थी जो इस वाली टर्म के लिए है हमारा 2021 और 22 के लिए दोस्तों ये डबल डिजिट में पहुंच चुका है। तो ये महंगाई को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है, तो आम इंसानों की मुश्किलें
काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों आगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारा जो 2021-22 में किस रेट से बढ़ा है, तो दोस्तों ये बढ़ा है 11.8% रेट से बढ़ा है दोस्तों। जो दोस्तों हमारा सर्विस सेक्टर है वो बढ़ा है दोस्तों 8.2% से। दोस्तों ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में छपेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेम टू सेम छपेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं आपसे PDF आप अपने टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर लूँगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट, दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू रिसीव किया है अप्रैल से नवंबर के बीच में 2021 में, तो दोस्तों वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों वो कितना है, वो 67.2% है दोस्तों। दोस्तों जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स मतलब दोस्तों वहाँ पेपर में कैपेक्स भी पूछ सकते हैं, और इसके जो मतलब फुल फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंटेंसिव सेक्टर, जो ग्रोथ सेक्टर में, जैसे मतलब हमारे डिफेंस सेक्टर हो गया, जैसे हमने अभी रफाइल लिए थे S-400 का, मतलब जो हमने डिलीवरी ली थी, इस तरह से जो मतलब जो हमारे नए नए जैसे मतलब हमारे कई तरह के एक्सप्रेस वे बने हैं, तो जो इस तरह के जो एक्सटेंसिव जो ग्रोथ है, इंटेंसिव जो ग्रोथ है दोस्तों, उसमें जो कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला है दोस्तों, तो कितना है, वो है 13.5%। दोस्तों अगर बात करें जो सबसे लिस्ट इफेक्टेड जो एरिया रहा है 2021 और 22 के टर्म में, तो दोस्तों जो सबसे कम कोविड के कारण जो सबसे कम इफेक्ट मिला है वो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला है। दोस्तों अगर बात करें कि जो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्थ है, जो मतलब हमारा कर्जा है, वो कितना बढ़ गया है। अगर बात करें कि जो हमारा सितंबर था 2021, तो उसके आगे जो हमारा कितना बढ़ गया है जो कर्जा है हमारे ऊपर दोस्तों, तो जो हमारा पहले था हमारे पे ये $556.8 बिलियन था, उससे जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, ये $593.1 बिलियन डेब्ट हमारे ऊपर हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो मतलब हमारे, तो दोस्तों इसमें जो टॉप कंट्री है वो कौन सी है, तो दोस्तों टॉप कंट्री इसमें चाइना है, और दोस्तों जो इंडिया है हमारा जो प्यारा भारत, इसमें चौथे स्थान पे है। अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जापान तीसरे नंबर पे है। अगर बात करें दोस्तों आगे इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों हमारे IPO है, 75 IPO है हमारे, हाईएस्ट इन द डेकेड, जो कि हमारे इस दशक में सबसे ज़्यादा है। तो उससे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो दोस्तों उससे हमने जनरेट किया है 89,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों अगर बात करें इंडिया रैंक ऑन विच, अगर बात करें जो हमारा फॉरेस्ट एरिया हमने इंक्रीज़ किया है दोस्तों पिछले 10 सालों में, तो 2010 से 2020 के बीच में हमने जितना फॉरेस्ट एरिया अभी बढ़ाया है, तो उस फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो इंडिया की रैंकिंग अब क्या रहे पूरे ग्लोबली, तो इस बारे में दोस्तों पूछ रहा है। तो ग्लोबली दोस्तों हमने जो 2010 से 2020 के बीच में जो अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया है, तो उसमें जो हमारा ग्लोबली रैंक है वो दोस्तों तीसरा है। दोस्तों अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया बिकम थर्ड इकोसिस्टम इन स्टार्टअप US एंड चाइना। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया ने स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जैसे पहले हमारा जो बेंगलुरु था एक पूरा हब बन गया था, अब जो बेंगलुरु को रिप्लेस करने के जो अब कगार पे जो हमारे पास अब दिल्ली आ चुका है, तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली को भी स्टार्टअप कैपिटल माना जा सकता है। दोस्तों काफ़ी नेक टू नेक कंपटीशन है बेंगलुरु और दिल्ली में। तो दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया बिकम थर्ड इकोसिस्टम, और जो दोस्तों टॉप 2 है US और चाइना। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप US में है, फिर चाइना में है, फिर हमारे तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। दोस्तों अगर बात करें जो टोटल यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न स्टेटस जो स्टार्टअप इन इंडिया जो 83 है टोटल नंबर। दोस्तों यूनिकॉर्न का मतलब है दोस्तों जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी भी स्टार्टअप की, वो $1 बिलियन से या उससे ऊपर है, या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, $1 बिलियन या $1 बिलियन से अगर ऊपर है, तो दोस्तों उसको मिलता है यूनिकॉर्न स्टेटस। तो दोस्तों जो हमारे भारत में, प्यारे भारत में अभी तक 83 जो स्टार्टअप्स हैं उनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल चुका है,
जो दोस्तों सबसे ज़्यादा उसमें भागीदारी है सर्विस सेक्टर की। तो दोस्तों अगर बात करें कि 2021 में जो स्टार्टअप है, कितने स्टार्टअप्स को जो यूनिकॉर्न का स्टेटस है वो मिला है, तो दोस्तों टोटल 44 जो हमारे न्यू स्टार्टअप है उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला है 2021 में। दोस्तों अगर बात करें अंडर जल जीवन मिशन टोटल डिस्ट्रिक्ट दैट बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, तो उसमें जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, जो मतलब हर घर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, जहाँ पे हर घर में जल में नल सॉरी जल हर घर नल में जहाँ जल पहुँच चुका है, तो ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों टोटल, तो वो है टोटल 83। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, जो फ्री वाटर सप्लाई स्टेट है, तो दोस्तों वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है गोवा, सिटी विद वाटर सप्लाई 24/7। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रिसेंटली गोवा की सरकार ने ये अनाउंस किया था कि वो हर घर में फ्री में वाटर सप्लाई को पहुंचाएगी। और दोस्तों जो सिटी है, जो शहर की बात करें, तो शहर में दोस्तों पूरी ने जो पूरी सिटी है वहाँ पे 24/7 इंटू वाटर सप्लाई का प्रबंध किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते थे आपके इकोनॉमिक सर्वे से। तो दैट्स फॉर टुडे। बने रहिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बजट पेश हुआ था। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।